नमस्कार, मेरा नाम विशाल सारस्वत है और मैं मूलतः मथुरा जनपद का रहने वाला हूं। मैंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपीपीसीएस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और ये टॉपिक है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की क्या स्ट्रेटजी हो पेपर लिखते समय। तो जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन के समय सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी इकोनॉमिक्स विषय में ही किया। उसके बाद नेट जेआरएफ भी मैंने इकोनॉमिक्स विषय में ही किया, तो इसीलिए मेरा इकोनॉमिक्स से टच था और इसीलिए मैंने इकोनॉमिक्स को ऑप्शनल चुना यूपीएससी में भी और यूपीपीसीएस की परीक्षा में भी। दोनों का जो ऑप्शनल पेपर है यूपीएससी का यूपीपीसीएस का, दोनों में डिफरेंस है। यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछती है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में वो थोड़ा सा करंट एस्पेक्ट पे ज़्यादा और उनका सिलेबस थोड़ा सा पेपर 1 का अलग है एज़ कम्पेयर टू यूपीपीसीएस। यूपीपीसीएस में जो पेपर है वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी लेवल जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से, उनसे बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। अगर आप यूनिवर्सिटी में अगर आपने एग्ज़ाम्स लिखे हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, आप देखेंगे कि 50% जो क्वेश्चंस आ रहे हैं यूपीपीसीएस में मेंस में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में, तो सारे के सारे इसी से आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम से आते हैं, क्योंकि जो नॉर्मली जो प्रोफेसर्स फ्रेम करते हैं वो यहीं यूनिवर्सिटी से होंगे। दूसरा, जो मैंने बेसिक बुक्स प्रिपेयर करी, हम ऑप्शनल को 7-8 हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो एच एल आहूजा की बुक बेस्ट है उसके लिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी एच एल आहूजा ही बेस्ट है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए डोमिनिक साल्वाटोर की बुक हम पढ़ सकते हैं। और जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए है तो एक आर के लेखी की बुक है, आर के लेखी जी की बुक है, वो अच्छी बुक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। पब्लिक फाइनेंस के लिए भाटिया जी की बुक बेहतर है। और इंडियन इकोनॉमी के लिए मिश्रा एंड पुरी हम पढ़ सकते हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जैसे मिश्रा एंड पुरी बहुत बड़ी बुक है, तो आप क्या करें, जो मेंस 365 आता है विजन का इकोनॉमी का, उसमें सारे एस्पेक्ट कवर हैं, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सर्विसेज और आपका बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, वो सारे टॉपिक्स कवर कर देता है। लगभग 150 पेजेस की वो मेंस 365 की बुक होगी। और उसमें क्या होता है कि वो उसी में से नॉर्मली हमारा जो करंट का पेपर आएगा, पेपर 2 जिसमें इंडियन इकोनॉमी का पेपर होता है, पेपर 1 तो स्टैटिक पोर्शन है जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और पब्लिक फाइनेंस, ये 5 टॉपिक पूछता है आपसे पेपर 1 में। और पेपर 2 में सारा का सारा फोकस होता है इंडियन इकोनॉमी पे। तो पेपर 1 है वो स्टैटिक पोर्शन है, वो कभी चेंज नहीं होता, वो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं। अगर आप 10 साल के पेपर अगर सॉल्व कर लें इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के, यूपीपीसीएस के, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि लगभग 50% या 40% क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो बार बार क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, इंडियन इकोनॉमी के लिए मेंस 365 और कोई सी भी एक स्टैंडर्ड बुक, मिश्रा एंड पुरी पढ़ लीजिए या उमा कपिला जी की बुक पढ़ लीजिए। मैंने जैसे मिश्रा एंड पुरी और मेंस 365 ये दो ही बुक्स मैंने रेफ़र करी थी। दूसरी बात यह है कि मेंस 365 सारे सब्जेक्ट्स का ही ले लेना चाहिए, जैसे सोशल इशू का है या कल्चर का है या आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। जीएस में ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं और इनमें सिलेबस भी ज़्यादा चेंज नहीं होता। अब मेंस 365 2018 का लेंगे या 2019 का लेंगे, थोड़ा डाटा डिफ़र करेगा, डाटा चेंज होगा, बाकी ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं होती हैं और वही चीज़ें आपको बार बार लिखनी पड़ेंगी। और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में जो पेपर 2 को जो हम सॉल्व करते हैं उसमें डाटा का बहुत बड़ा वैल्यू है, परसेंटेज का बहुत वैल्यू है, एनपीए कितना परसेंट है, 2015 में कितना था, अब कितना है, ग्रोथ रेट पहले कितनी थी, अब कितनी है, 1991 रिफॉर्म से पहले क्या सिचुएशन थी, अब क्या सिचुएशन है, फिस्कल डेफिसिट पहले कितना था, अब कितना है। आप जितना ज़्यादा मेंशन करेंगे ना डाटा को, तो कहीं टीचर को लगता है कि इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, तो हो सकता है किसी व्यक्ति को 5 नंबर दे रहे हो तो आपको वो 6 नंबर दे दें। तो कोशिश करें कि जहाँ कहीं भी आपको कुछ लगता है कि ये चीज़ मेंशन करने से मेरे नंबर बढ़ सकते हैं तो आप लिखें, और ये तरीका डेवलप हो पाएगा आंसर राइटिंग से। तो जितना ज़्यादा आंसर राइटिंग हो सकता है उतना ज़्यादा। और ग्राफ्स, इकोनॉमिक्स का जो मेन सेंट्रल थीम है, जो उसकी आत्मा है, वो डायग्राम्स हैं। तो पेपर 1 में जितना डायग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना, हर क्वेश्चन में कोशिश करें कि आप डायग्राम का प्रयोग करें, एक्स और वाई एक्सिस पर लगा के। जैसे मान लो लाफर कर्व है या कोई भी चीज़ है, यूटिलिटी का कोई ग्राफ बना रहे हैं, किसी भी चीज़ का बना रहे हैं, तो कोशिश करें आप उसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करें। मैथमेटिकली ना करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्राफिकली एक्सप्लेन करें। तो वो कहते हैं ना, 1 ग्राफ इज़ इक्वल टू 1000 वर्ड्स। तो वही मैं कहना चाहूँगा, ग्राफ्स का आप इस्तेमाल करें। और बुक्स मैंने बताई दी सारी, जो पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए आपको ध्यान में रखनी है।
और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के कुछ अच्छे चैनल्स भी हैं। मैंने यूट्यूब पे, जैसे कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक को आप यूट्यूब पे डाल देंगे ना, तो इतने वीडियोस मिल जाते हैं, उसमें से कोई एक अच्छा वीडियो देख लीजिए, तो उसमें से वो पूरा डाउट जो है, वो टॉपिक जो है वो आपका क्लियर हो जाता है। तो यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं जितना ज़्यादा हो सकता है, गूगल की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा मटेरियल कम अवेलेबल होता है, टेस्ट सीरीज़ भी कम है मार्केट में, कुछ है एक दो लेकिन ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो कोशिश करें कि यूट्यूब से हेल्प ले सकें, गूगल से हेल्प ले सकें, और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के अच्छा सब्जेक्ट है, और सिलेबस एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट भी थोड़ा सा कम है, और इंटर रिलेटेड है ज़्यादातर चीज़ें। मतलब जो चीज़ें आप माइक्रो में पढ़ेंगे वो थोड़ी बहुत रिलेट होकर मैक्रो में आ जाएंगी। इंटरनेशनल और मैक्रो फिर अलाइन हो जाता है, बैंकिंग और मैक्रो इकोनॉमिक्स फिर जॉइंट हो जाती है। तो कहने का मतलब इंटर रिलेटेड एक दूसरे सब्जेक्ट है, और ये आपको जीएस पेपर 3 में भी हेल्प करता है। अगर आपने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ले रखा है तो जीएस पेपर 3 में आपके थोड़े से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि वो इंडियन इकोनॉमी का पेपर, वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्मेंस कर दोगे, क्योंकि अगर आपका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है। इतना ही कहना चाहूँगा, यही मेरी स्ट्रैटेजी है, और पता नहीं सफल हो गए ये इसी स्ट्रैटेजी से, शायद किसी की और भी अलग भी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी लोगों का, थैंक यू।